नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली, सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में SCERT वर्ग 7 के इतिहास की पुस्तक के तीसरे अध्याय की विवेचना करने जा रहा हूं। हम संक्षिप्त में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, उसके बाद इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आज का टॉपिक है तुर्क अफगान शासक। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जुबैदा भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित लाल किला पर झंडा फहराते हुए टेलीविजन पर देख रही थी। अचानक उसके मन में यह प्रश्न उठा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। एक भूमिका बताया गया है। अब इन प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे। यहाँ दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तालिका 1 में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो साथियों, दिल्ली नगर की स्थापना 950 वर्ष पहले, आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के द्वारा उन्हीं के शासनकाल में एक व्यापार वाणिज्य के केंद्र के रूप में हुई थी। यहाँ कई धनी व्यापारी रहते थे और वहाँ पर दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में आप देखेंगे कि तुर्कों ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना आप जानते हैं कि 1206 में हुई थी, जो कि 1526 तक चलता है। और दिल्ली सल्तनत में 300 वर्षों तक लगभग 5 राजवंशों का शासन होता है। और ये 5 राजवंश आप आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 राजवंश बारी बारी से दिल्ली पर अपना शासन करते हैं और ये शासन लगभग 300 वर्षों तक चलता है। अर्थात 1206 में जो स्थापना होती है गुलाम वंश की, उसके बाद 1526 में जब बाबर आते हैं तो मुगल वंश से पहले अर्थात 320 वर्ष तक सल्तनत काल माना जाता है। उस समय तुर्क अफगान शासकों का दिल्ली में शासन चलता है। और इस मानचित्र में दिल्ली में आप स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, जो नगर है उस समय उनको दिखाया गया है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जो प्रारंभिक तुर्क शासक है 1206 से 1290 ईस्वी तक जो उनका शासन होता है प्रारंभिक तुर्क में, अर्थात कह सकते हैं कि ये सब जो प्रारंभिक तुर्क माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, फिर रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक और बलबन 1266 से 1287 तक ये महत्वपूर्ण प्रारंभिक तुर्क शासक थे, जिनके शासनकाल में दिल्ली केंद्र था और दिल्ली से ही शासन व्यवस्था चलती थी। अब है नहरों द्वारा सिंचाई। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का, अब मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, संक्षिप्त में बताऊं कि दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे कार्य किए। इसमें नहर खुदवाने का भी काम हुआ और नहर खुदवाने का जो प्रथम प्रयास था वो तुगलक काल में ही हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था।
यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए कई नहरें बनवाई। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास यमुना नदी से मिलती थी। एक नहर सतलज और घग्घर नदी से निकलवाई। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस में फैला था, रजवाह और उल्लूखानी पानी 2 नहरों से सींचा जाता था। इससे नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। एक भी गांव उजाड़ नहीं रह गया और एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती नहीं होती। अर्थात सल्तनत काल में नहरों का, खास करके फिरोज शाह तुगलक के काल में नहरों का जाल बिछाया गया और कृषि की सुव्यवस्थित जो पद्धति उसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर बहुत एक एक खेत तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया गया। सल्तनत काल में किसानों का जीवन, सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग किसानों का था जो गांव में रहता था। एक गांव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। भिन्न भिन्न आकार की भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। एक और तो बड़े भूमि के भागों के मालिक खुद मुकद्दम एवं चौधरी थे। ये प्रश्न यहाँ बनते हैं कि सल्तनत काल में बड़े भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था? खुद, मुकद्दम, चौधरी। जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलाहर किसान थे। यानी छोटे जमीन वाले बलाहर थे, बड़े जमीन वाले खुद, मुकद्दम एवं चौधरी थे। और जो बलाहर थे वो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियां का एक समूह रहा होगा, परंतु इसके विषय में एक कम जानकारी मिलती है। स्वाभाविक है, जो छोटे किसान होंगे उसके नीचे भी कुछ लोग रहे होंगे, मजदूर टाइप के लोग। किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे। किसानों के पास आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। साधारण किसान फूस की छप्पर वाली मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते थे। वे खाना पकाने एवं खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खुद एवं मुकद्दम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग की दहलीज पर करे थे। जब वह संपन्न हुए तब उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल आरंभ की, जैसे घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और पान खाना। संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। बरामदे के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन, चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से सजी होती थी। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा हुआ करता था। आप समझ ही गए होंगे, जो बड़े किसान थे उसके पास कुछ ज़्यादा ही सुविधा थी और वो सामान्य किसान से उनका जो जीवन शैली था वो भिन्न था और वो शौक भी करते थे, बड़े लोगों की नकल करते थे। घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब करते थे। साथियों, ये चैप्टर बहुत बड़ा था। हमने संक्षिप्त में जो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप कवर करते हैं और आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले पॉइंट थे इसकी हमने चर्चा की। अब है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो तोमर राजपूत वंश के शासनकाल में दिल्ली की स्थापना होती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? मलिक कफूर। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, सेनानायक भी था और उन्होंने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अतिरिक्त दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो यहाँ 2 आंसर होंगे साथियों। इस प्रश्न का उत्तर तो आप फिरोज शाह तुगलक भी इस किताब के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ही आंसर होगा। और पूछा जाए कि प्रथम बार नहरों का निर्माण किसने किया, दिल्ली के सेंस में अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक है। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन प्रथम सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण किया वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसे आप याद रखें। और यहाँ मिलान करना है। प्रारंभिक तुर्क वंश, स्वाभाविक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, वो प्रारंभिक तुर्क माने जाते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन ने की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 वंश कह सकते हैं। प्रारंभिक तुर्क वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद, लोदी, ये 5
जो सल्तनतकालीन राजवंश थे इसकी चर्चा यहाँ मैच द फॉलोइंग मिलान करने में किया गया है। तो साथियों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही कम समय में जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आपको देने का प्रयास करते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब हम फिर जो इसका अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, उसको लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं बहुत जल्द। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।